नेक्स्ट बेटा अपन समझते हैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में। ठीक है, मतलब साइक्लोहेक्सेन के ऊपर अपन अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ रहे हैं तो उसकी कौन सी वाली पोजीशंस, मतलब वो किस वाली फॉर्म के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, वी विल फाइंड आउट दैट पार्ट। उसको समझने के लिए सबसे पहले जो है वी आर गोइंग विद दी वन कंसेप्ट दैट्स कॉल्ड रिंग फ्लिपिंग। ठीक है, क्या नाम दिया अपन ने यहाँ पे, रिंग फ्लिपिंग। कहीं से रिंग फ्लिपिंग मतलब क्या होता है, अभी अपन ने जैसे बात की थी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ऑल दिस पार्ट्स। अब इसमें क्या था, जैसे हम बात की ट्विस्टेड फॉर्म की, साइक्लोब्यूटेन के ट्विस्टेड फॉर्म की, तो जब अपन ने साइक्लोब्यूटेन का ट्विस्टेड फॉर्म लिया था तो इन दैट केस वो ट्विस्टिंग अपन यूं कर रहे हैं, या वो ट्विस्टिंग आप यहाँ पे यूं कर दो, तो इन दैट केस ये ट्विस्टिंग हमारे पास इस तरह से प्रोसीड करती रहेगी। मॉलिक्यूल जब एनर्जी गेन करता रहेगा या ड्यू टू कोलिजन, एक्चुअली क्या होगा, जब एनर्जी इंट्रैक्शंस होता है तो मॉलिक्यूल अपनी स्टेबल अनस्टेबल दोनों तरह की फॉर्म्स एक्वायर करता है। जैसा अपन ने पहले प्रीवियसली ओपन चेन केसेस में पढ़ा था कि जो स्टेगर्ड फॉर्म, गॉच फॉर्म, एंटी फॉर्म्स वगैरह जो भी हमारे पास एक्वायर हो रही थी वो सब एक्वायर हो रही थी ड्यू टू दी व्हाट, एनर्जी गेन बाय द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाँ, अगर मान लो मॉलिक्यूल स्टेबलाइजेशन वाली फॉर्म में अवेलेबल है तो एंटी फॉर्म में है या गॉच फॉर्म के अंदर है, लेकिन जब वो एनर्जी गेन कर रहा है तो अपनी पार्शियल एक्लिप्स या फुल्ली एक्लिप्स वाली फॉर्म भी बना रहा है। राइट, इसी तरह से हमारे पास यहां भी मॉलिक्यूल में क्या होता है, देयर इज अ रेगुलर फ्लिपिंग कम्स आउट टू बी देयर। अब इसमें क्या है कि जैसे बात की अपन ने साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर भी हमारे पास क्या होती है कि जैसे अपन ने यहाँ पे ये दो फ्लैप अज्यूम किया हुआ है। साइक्लोपेंटेन के अंदर जब आपने लिया था तो हमारे पास एक फ्लैप थी, ये फ्लैप अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे मूवमेंट कर रही है इन द डिफरेंट कन्फर्मेशंस। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है साइक्लोहेक्सेन के लिए भी अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो फॉर्म है, दिस इज वन चेयर फॉर्म, तो यहां भी हमारे पास क्या है कि ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप का मूवमेंट हमारे पास क्या होगा, अपवर्ड साइड में हो जाएगा। अब ये वाला फ्लैप का मूवमेंट अपवर्ड साइड में हो रहा होगा तो ये फॉर्म अगर आप देखोगे तो दिस इज कॉल्ड एज बोट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म हो गई, बोट फॉर्म। ठीक है, अब इसमें अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये फ्लैप जैसे यहां पे डाउनवर्ड साइड से अपवर्ड साइड गया, वैसे ही ये फ्लैप जो डाउन अपवर्ड साइड थी वो अपवर्ड साइड से डाउनवर्ड आ गई। लेकिन ये प्रोसेस जो हो रहा है, इस प्रोसेस होने के दौरान द मॉलिक्यूल इज क्रिएटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। उनमें कुछ पार्ट एनर्जी मिनिमा वाले नजर आएंगे हमारे पास और कुछ पार्ट जो ऐसे रहेंगे जिनमें एनर्जी मैक्सिमा करके रहती है। ठीक है, उनको अभी थोड़ा सा देर में और इलेबोरेट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिंग फ्लिपिंग की। ये रिंग फ्लिपिंग वाला पार्ट में अगर मैंने देखा तो यहां पे मेरे पास ये फ्लैप जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लैप जो है वो अपर साइड पे है और राइट हैंड साइड पे जो फ्लैप है वो डाउनवर्ड साइड पे है। अब क्या होता है कि जैसे अपन ने यहां पे लिखा कि रिंग फ्लिपिंग के अंदर द कन्वर्जन ऑफ वन चेयर फॉर्म इनटू अनदर चेयर फॉर्म इज नोन एज रिंग फ्लिपिंग। मतलब इस चेयर फॉर्म का इस वाली चेयर फॉर्म के अंदर कन्वर्जन जो हुआ, लाइकवाइज इसी को अपन ने क्या नाम दिया है, रिंग फ्लिपिंग नाम दिया। राइट, ड्यूरिंग द रिंग फ्लिपिंग all the axial valencies are converted to equatorial positions and equatorial is converting into the axial positions। मतलब आपका axial और equatorial position जो है वो मोर ओवर रिंग फ्लिपिंग के दौरान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, तो लेट अस सी दोस पार्ट्स आल्सो। अब आप ऐसे समझो बेटा कि आपने यहां पे क्या किया, ये वाली रिंग या ये वाली चेयर फॉर्म कंसिडरेशन में ली थी। ठीक है, अपन इसको थोड़ा मार्कर के थ्रू समझे। यहाँ पे लेट अस टेक दिस पार्ट नंबर 1 और ये वाला पार्ट ले लिया नंबर 2। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, अभी अपन ने वैलेंसीज को कहीं कुछ टच नहीं किया, हर जगह पे हमारे पास इस तरह से वैलेंसी है। एक कार्बन के रेफरेंस में अपन बात कर लेते हैं, ये वाली वैलेंसी। अब आप देख के बता दो जरा, ब्लू वाली जो लाइन है या ब्लू वाला जो मार्कर है वो कौन सी वैलेंसी को इंडिकेट कर रहा है, तो वो जो इंडिकेट कर रहा है वो किसको कर रहा है, एक्सियल को। और ब्लैक वाला जो मार्कर है वो कौन सी वाली पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन को। अब जब ये वाली फ्लैप जो बाएं हाथ पे है, ये वाली फ्लैप जब हमारे पास यहां पे मूवमेंट करके डाउनवर्ड साइड आएगी, सो व्हेनेवर इट इज गोइंग विद द डाउनवर्ड साइड, ये हमारे पास इस तरह की पोजीशन एक्वायर कर गया। अब आप देख लो, जब इस तरह की पोजीशन एक्वायर कर दिया तो ब्लैक वाला मार्कर कहां चला गया, ब्लैक वाला मार्कर चला गया एक्सियल वाली पोजीशन पे, दैट इज एक्सियल डाउनवर्ड। और इक्वेटोरियल वाला जो पार्ट है, मतलब जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, वो आ गया हमारे पास ब्लू वाला मार्कर। फिर से समझ लो बेटा एक बार और, लेट अस अंडरस्टैंड, ये हर कार्बन के लिए हो रहा है। अपन एक कार्बन के रेफरेंस में समझ रहे हैं थ्रू द गिवन पेपर मॉडल्स, है ना, इस पेपर मॉडल से देखना चाह रहे हैं सो दैट आप घर पे इजीली इस चीज को प्रैक्टिस कर सको। क्लियर है? वेल, अब यहां पे क्या किया अपन ने, ये दिया तो रेस्पेक्टिवली ये मूवमेंट हुई। अपन ने इसका मूवमेंट मतलब पेन का मूवमेंट कहीं भी नहीं किया। ये वाला जो पार्ट है जब हमारे पास फ्लैट हुआ तो देखो देख अपवर्ड डाउनवर्ड वैलेंसी प्लेनर साइड। अब इस केस में इसको डाउनवर्ड लेके चले गए, तो डाउनवर्ड लेके चले गए तो ऑटोमेटिकली वैलेंसी आप देखोगे तो ये वाली वैलेंसी हमारे पास चली गई कहां पे, डाउनवर्ड, और ये वाली आ गई अपवर्ड। तो एक्सियल इज कन्वर्टेड टू
इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल इज कन्वर्टेड टू एक्सियल। एक बार फिर से समझना हो तो फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करके आप देख लेना इन द गिवन वीडियो। अब हमारे पास जो ये चेयर फॉर्म है, तो इस चेयर फॉर्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट था दिस वाज ए एंड दिस वाज ई। अब ए और ई किस चीज को इंडिकेट कर रहा था? एक्सियल और इक्वेटोरियल को। ये वाली फ्लैप, जैसे ही वाली फ्लैप आपने यहां पे डाउनवर्ड लेके आए, तो जैसे ही वाली फ्लैप आप डाउनवर्ड लेके आए तो रिस्पेक्टिवली ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये डाउनवर्ड वाली साइड में, यहां पे ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा? दिस इज दी ए, मतलब ये वाला जो पार्ट था ए था, जो कहां पे चला गया? इक्वेटोरियल पे। और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या था? ई, जो कहां चला गया? एक्सियल वाली पोजीशंस के ऊपर। ठीक है, दिस हाइड्रोजन हैज बीन इंडिकेटेड इन द गिवन फॉर्म्स। अब जैसे हमारे पास ये फ्लैप पे हुआ ना यहाँ पे, तो रेस्पेक्टिवली यहाँ पे ये वाली फ्लैप, ये वाला कार्बन जो है ये भी अपवर्ड साइड में, इसी तरह से ये वाली फ्लैप, ये वाली पार्ट भी अपवर्ड साइड में। तो इसके अंदर अगर ये ए और ये ई वाला पार्ट है, दैट इज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, तो जब इसको अप साइड में लेके चले जाओगे तो इन दैट केस अगेन ये वाला पार्ट इस तरह से दिखेगा। ई वाला जो पार्ट है, दैट ई हैज बीन कन्वर्टेड टू एक्सियल एंड दिस इज नथिंग बट ए व्हिच इज कन्वर्टेड टू इक्वेटोरियल। दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी इन केस ऑफ द रिंग फ्लिपिंग। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये समझना रहेगा कि जब बाय द वे साइक्लोहेक्सेन में कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, कोई भी एक ग्रुप लगा दिया, कोई भी अल्काइल ग्रुप आ गया या कोई भी एनी अदर ग्रुप आ गया, तो वो दो पोजीशन को एक्वायर कर सकता है, या तो एक्सियल वाली या इक्वेटोरियल वाली। डिपेंड ये करेगा कि वो किस वाली फॉर्मेट के अंदर ज्यादा स्टेबलाइज है और मॉलिक्यूल के अंदर मोल फ्रैक्शन उस वाली फॉर्म के ज्यादा एग्जिबिट हो रहे होंगे। ठीक है, तो एक चेयर का दूसरी चेयर में कन्वर्जन, ठीक, रिंग फ्लिपिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? रिंग फ्लिपिंग। फिर से समझ लेना, ड्यूरिंग द रिंग फ्लिपिंग ऑल एक्सियल वैलेंसीज आर कन्वर्टेड टू इक्वेटोरियल एंड ऑल इक्वेटोरियल वैलेंसीज आर कन्वर्टेड टू एक्सियल पोजीशंस। ठीक है, ये हर कार्बन के लिए इसी तरह से रेस्पेक्टिवली होगा। अब अपन इस रिंग फ्लिपिंग वाले पार्ट को यूज कर रहे हैं विद डिफरेंट एग्जांपल्स। लाइक नंबर 1, सबसे पहले मैंने यहां पे लिया फर्स्ट पार्ट, कंसिडरिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या? लेट अस टेक दिस एग्जांपल। अब आपने यहां पे CH3 लगा दिया, दिमाग में आया कि सर ये CH3 आपने लगा तो दिया साइक्लोहेक्सेन पे, पर एग्जैक्टली ये प्लेनर तो है नहीं मॉलिक्यूल, इसका जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो तो चेयर वाली फॉर्म है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? CH3 को हम दो पोजीशन पे एक्वायर करवा सकते हैं। एक तो ये पोजीशन होगी जो मैंने एज्यूम करी, दैट इज नथिंग बट व्हाट दी एक्सियल पोजीशन। आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट अपने यहाँ पे क्या लिया? एक्सियल पोजीशन पे ले लिया। अब हमें ये पता है कि जो एडजेसेंट कार्बन है उनका एक्सियल तो डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, एंटी पैरेलल होता है। लेकिन मैं 1, नंबर 2, नंबर 3 वाले का हाइड्रोजन अगर देखूंगा एक्सियल का, और 5 वाले का हाइड्रोजन देखूंगा जो एक्सियल वाला पोजीशन है, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन बेसिकली इस CH3 के एग्जैक्टली पैरेलल दिख रहे हैं, राइट? दे आर नथिंग बट व्हाट दी पैरेलल वैलेंसीज। और ये वाला जो पार्ट होगा इस पैरेलल वैलेंसी के रिस्पेक्ट में द मॉलिक्यूल इज सस्टेनिंग दी 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शंस। बेटा मॉलिक्यूल में कौन सी रिपल्शन एग्जिबिट होना लग गई? 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शंस। ठीक है, आप एक बार फिर से मॉडल के थ्रू समझो बच्चे क्या है। अगेन वी आर क्रिएटिंग दिस नथिंग बट अ सिंपल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, कोई अपने पास दूसरा वाला मॉडल को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इससे आराम से सारी चीज समझ सकते हो। अब आप ऐसे देखो बच्चे कि आपके पास यहाँ पे क्या था कि लाइक वी आर बेसिकली क्रिएटिंग दिस पार्ट्स। ठीक, इस जगह पे ये जैसे मैंने एक कार्बन रखा, इस कार्बन के ऊपर सी वेरी केयरफुली, यहाँ पे आपने ये वैलेंसी रखी हुई है। दिस वैलेंसी इज नथिंग बट व्हाट दी मिथाइल। ठीक, अब ये जो मिथाइल वाली वैलेंसी है इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं ये देखूंगा तो ये कार्बन नंबर 1, लेट अस अज्यूम, ये कार्बन नंबर 2, ठीक, ये कार्बन नंबर 3। अब ये कार्बन नंबर 3 हो गया, इसका जो एक्सियल होगा वो भी ऐसा होगा। क्लियर है? दीज आर दी एक्सियल वैलेंसी। इसी तरह से ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। तो अगर यहां पे देखोगे तो आपके पास इस जगह पे इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों के जो हाइड्रोजन है, अब यहां पे आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। हाइड्रोजन जब था तब तक तो हमारे पास कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं थी। जैसे ही मिथाइल ग्रुप हमारे पास लग गया तो इनमें यहां पे देयर इज 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शंस। इस जगह पे कौन सा वाला रिपल्शन एग्जिबिट होना शुरू हो जाएगा? 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 रेफरेंस वाइज
1 3 पोजीशन है, डाई मतलब 2, एक्सियल मतलब दीज आर एक्सियल पोजीशंस। रिपल्शन यहाँ पे हमारे पास हो रहा है ड्यू टू द CH3। अब CH3 की जगह C2H5 लगाओ, C2H5 लगाओगे तो साइज और बड़ा हो गया, और बड़ा साइज हो गया तो रिपल्शन और ज्यादा बढ़ेगा। C2H5 की जगह आइसोप्रोपाइल लगा दो या टच बीटा लगा दो। जैसे जैसे आप R का साइज बढ़ाते जाओगे रेस्पेक्टिवली यहाँ पे हमारे पास जो है रिपल्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। अब हमारे पास एक अल्टरनेटिव और है। अल्टरनेटिव क्या है बेटा अपने पास, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। जब इस वाली पोजीशन पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना चाहेगा। तो स्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना चाहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लैप की इस तरह से मूवमेंट हो गई। अब जैसे ही मूवमेंट हो गई तो ये जो एक्सियल पोजीशन है, दिस एक्सियल पोजीशन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इक्वेटोरियल ड्यूरिंग द रिंग फ्लिपिंग। ये मैंने यहाँ पे ये लिया और इस फ्लैप को डाउनवर्ड मूव किया। जैसे ही मैंने डाउनवर्ड मूव किया तो रेस्पेक्टिव हमारे पास क्या होगा, इस तरह की फॉर्मेट नजर आएगी। अब ये वाली फॉर्मेट जब नजर आएगी तो यहां पे इसको इस तरह से बना लो, लाइक यू आर क्रिएटिंग इन दिस वे। ये वाला पार्ट जब से आपने ये बना लिया तो यहां क्या हो गया CH3 और यहां क्या हो गया H। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा कि अभी जब यहां था तो यहां पे पैरेलल वैलेंसी के थ्रू यहां पे 2 बार रिपल्शन हो रहा था, लेकिन अब अगर मैं यहां पे देखूंगा तो CH3 का रिपल्शन अब कोई पैरेलल वैलेंसी नहीं है। और इसका अगर आप न्यूमान भी देखोगे, जैसे इस कार्बन और इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं तो रेस्पेक्टिवली यहाँ पे मिथाइल है, इधर H है, ये वैलेंसी इस तरह से आई गई हमारे पास। और यहां पे अगर देखूंगा तो हाइड्रोजन है, एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो रिलेटिवली जो रिपल्शन की वैल्यू है इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और अगर इक्वेटोरियल पे रिपल्शन कम हो जाएगा तो दिस इज मोर स्टेबल कंफर्मेशन, दिस इज मोर स्टेबल कंफर्मेशंस। तो व्हेनेवर वी आर हैविंग द सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, अगर हमें यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के ऊपर कोई ग्रुप लगा के दे रखा है तो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग उसको उस वाली पोजीशन पे रखना चाहेगा जहां पे मॉलिक्यूल में रिपल्शन की वैल्यू किसी भी तरह से मिनिमाइज हो सके। क्लियर? जो भी ज्योमेट्री हमें दे रखी होगी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा होगा, हमें जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखा होगा हम उस कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में कॉन्फर्मेशन को ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द साइक्लोहेक्सेन। बात समझ आ गई बेटा? फिर से रिपीट कर दूं, अगर साइक्लोहेक्सेन के अंदर हमारे पास एक R ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया हुआ है तो उस R ग्रुप को हम 2 पोजीशन पे एक्वायर करवा सकते हैं, एक एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे। एक्सियल के ऊपर 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन के कारण जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है, दैट इज लेस स्टेबल। और अगर स्टेबिलिटी कम होती है तो मॉलिक्यूल जो है मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए उसको कहां रखना चाहेगा, दैट इज एट दी इक्वेटोरियल पोजीशन। दिमाग में एक पॉइंट आता है कि सर अगर ये स्टेबल हो रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो फिर ये एक्सियल पे जा ही क्यों रहा है। तो एक्चुअली ये जो फ्लिपिंग हो रही है ना हमारे पास, ये फ्लिपिंग हो रही है ड्यू टू दी एनर्जी एक्सचेंज। हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो वेरियस कन्फर्मेशंस, इनफाइनाइट फॉर्म्स बना रहा है। इनफाइनाइट फॉर्म्स बनने के रीजन क्या हो रहे हैं, ड्यू टू दी गेन ऑफ द एनर्जी एंड लॉस ऑफ द एनर्जी। जब मॉलिक्यूल में एनर्जी गेन का पार्ट आ रखा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल अपने आप को डिस्टेबलाइज फॉर्म में रखेगा, और जब एनर्जी लूज कर रहा होगा तो अपने आप को स्टेबलाइज फॉर्म में रखेगा। मॉलिक्यूल के अंदर जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं वो उसके उस वाले फॉर्म के सबसे ज्यादा होते हैं जिस वाली फॉर्म में वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा हो। क्लियर? बट जो प्रॉपर्टी होगी मॉलिक्यूल की, वो प्रॉपर्टी एंटायर कन्फर्मेशंस में जो भी स्टेबल कन्फर्मेशन है, जो कंसिडरेबल कन्फर्मेशंस होते हैं, स्टेबल कन्फर्मर्स होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में डिसाइड की जाती है। अब अपन यहां पे क्या है, जैसे इस वाले पार्ट को लगा है तो उसके रेफरेंस में एक अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी वन क्वेश्चन। पहले आप कंसिडर करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन को, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर अपन ने एक एल्गाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड इसकी अपन ने 2 पोजीशन आइडेंटिफाई करी। एक तो अपन ने रखा इसको कहां पे, दैट इज टेकन एज द एक्सियल पोजीशन, और एक मैंने यहां पे रखा कहां पे, दैट इज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। थोड़ी देर पहले देखा ही था अपन ने कि जब 2 वैलेंसीज अपन कार्बन के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर 2 वैलेंसीज जो रिंग के अंदर थी सही, तो एक वैलेंसी तो आ रही है एक्सियल पे और एक वैलेंसी आ रही है कहां पे, इक्वेटोरियल पे। अब R ग्रुप एक्सियल पे लगा हुआ है और इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है, उसके रेफरेंस में एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है विच इज टेकन टू बी व्हाट, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट लिया वो वाला साइड जिसमें R इक्वेटोरियल पे है और रिएक्टेंट लिया वो वाला साइड जहां पे R एक्सियल पोजीशन पे है। मैंने क्या किया, R को अलग अलग ग्रुप अज्यूम कर लिए और उसके रेफरेंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अलग अलग डिफाइन कर दिया। जैसे R बराबर CH3 तो K1, C2H5 तो K2, आइसोप्रोपाइल तो K3 और टर्शियरी ब्यूटाइल तो K4। मुझे यह बताना है कि K1, K2, K3, K4 का ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा
अगर R बराबर हमारे पास ये ग्रुप मेंशन किए हुए हैं तो। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? वीडियो पोस्ट करना, वीडियो पोस्ट करके फिर आप इन दैट केस अपने हिसाब से इसका ऑर्डर निकाल के लिखना, फिर थोड़ी देर में अपन इसका सॉल्यूशन डिस्कशन में देखते हैं। राइट, फाइन। करंट डिस्कशन, अब डिस्कशन में ये है बेटा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने समझा था कि जब R एक्सियल पोजीशन पे है, तो R जब एक्सियल पोजीशन पे है तो उसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 1 3 पोजीशन पे रेस्पेक्टिवली इनका क्या था, रिपल्शन हो रहा था। रिपल्शन हो रहा था तो R जब एक्सियल पे है तो रेस्पेक्टिवली वहां पे हमारे पास लेस स्टेबल कन्फर्मेशन मिल रहा है, और वहीं पे जब R इक्वेटोरियल पे है तो वो रिपल्शन हमारा क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। रिपल्शन मिनिमाइज हो गया तो रेस्पेक्टिवली जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब आप ये देखो बेटा कि जैसे जैसे आपने R का साइज बढ़ाना शुरू किया तो एज इफ द साइज ऑफ द R इज गेटिंग इंक्रीज्ड, तो जैसे जैसे R का साइज इंक्रीज होता जाएगा तो इनके बीच का जो रिपल्शन होगा, जो 1-3 डाइएक्सियल रिपल्शन होगा, वो रिलेटिवली क्या होगा, बढ़ जाएगा। रिपल्शन अगर बढ़ जाएगा तो रिलेटिवली जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि मॉलिक्यूल में उस वाले पार्ट के मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेंगे जो उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। अब आपने एक पोजीशन वो रखी जहां पे वो एक्सियल पे था तो उसके अंदर रिपल्शन बढ़ रहा था, रिपल्शन के बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी कम हुई तो जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर वो भी क्या होगा, कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर इसकी स्टेबिलिटी टू सम एक्सटेंट कम होना शुरू हो गई, इफ द स्टेबिलिटी फॉर दिस मॉलिक्यूल इज गेटिंग लोअर, इफ द स्टेबिलिटी इज गेटिंग लोअर इन दिस केस, देन द R कंसंट्रेशन ऑफ R इज गेटिंग डिक्रीज्ड। R की वैल्यू करेगी लेस, R की वैल्यू तो करेगी डिक्रीज, और P वाला जो प्रोडक्ट वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारे पास CH3 C2H5 आइसोप्रोपाइल टर्शीब्यूटाइल के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी यहाँ पे, K4 की। क्यों? क्योंकि टर्शीब्यूटाइल के केस में इस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा एक्सियल वाले पार्ट में, तो जो परसेंटेज प्रोपोर्शन होगी उसकी सबसे कम होगी, तो जो प्रोडक्ट वाला पार्ट होगा उसकी परसेंटेज प्रोपोर्शन ज्यादा होगी और ऑटोमेटिकली जो रेशियो होगा वो बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हो K4 की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर K3, फिर आएगा K2, फिर आएगा हमारा K1। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी कब जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर हमारे पास क्या हो, लाइक डिफरेंट कन्फर्मेशंस बन रहे हो। ठीक है, अब अपन फाइंड आउट करते हैं बेटा नेक्स्ट वाले पार्ट को कि अगर साइक्लोहेक्सेन में दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए रहे, चाहे वो एक ही पोजीशन पे हो, चाहे वो रेस्पेक्टिवली 1 2 1 3 1 4 पे हो, तो उनके अंदर हमारे पास कैसे स्टेबल कन्फर्मेशंस बनता है। अब अपन फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। 1 का मतलब हो गया क्या, सेम कार्बन इज हैविंग द 2 डिफरेंट R ग्रुप्स। ठीक है, 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये कंपाउंड का नाम है। ठीक है, अब सेम केस बेटा जी क्या करना रहेगा यहाँ पे, अगर आप फाइंड आउट करो तो ये हो गया तुम्हारे पास वही साइक्लोहेक्सेन का स्टेबल फॉर्म, चेयर फॉर्म। अब इस चेयर फॉर्म के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे दोनों ग्रुप लगाने हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, एक ही कार्बन पे जब 2 R ग्रुप हो गए तो किसी न किसी R ग्रुप को तो अपने को एक्सियल पे और किसी न किसी को कहाँ रखना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पे। एक मिनट के लिए अगर अज्यूम करूं कि मैंने इथाइल को यहाँ रखा और मिथाइल को यहाँ रखा, ठीक है, एक्सियल के ऊपर तो रख दिया मैंने बड़ा वाला ग्रुप दैट्स कॉल्ड इथाइल, और इक्वेटोरियल के ऊपर रख दिया मैंने मिथाइल। आप बताओ जरा बेटा कि ये स्टेबल फॉर्म है कि अनस्टेबल फॉर्म है? तो आंसर इज अनस्टेबल फॉर्म है। रीजन क्यों? क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है हमारे पास, इसमें जो लार्जर ग्रुप है उस लार्जर ग्रुप वाले पार्ट को अपन ने रखा उस वाली पोजीशन पे जहां पे रिपल्शन की वैल्यू हमारे पास ज्यादा मिलेगी। अब अगर मैं यहाँ पे इसी के रिंग फ्लिपिंग के थ्रू कंसिडरेशन करूं तो रेस्पेक्टिवली यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि ये जो ग्रुप है ये फ्लैप इस तरह से होगी। अच्छा, एक चीज और है बेटा, पहले तो अपन इसको साइक्लोहेक्सेन को इस तरह से बना लेते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है हमारे पास क्या हो गया, इक्वेटोरियल पे तो आ गया ET और ये आ गया CH3। मैं ये बोल रहा था कि एक चीज तो ये है कि ये जो साइक्लोहेक्सेन आपने बनाई, तो जब आप इस फ्लैप को यहाँ पे डाउनवर्ड लेके आते हो और ये फ्लैप को जब आप अपवर्ड लेके जाते हो तो मॉलिक्यूल की फॉर्म कुछ इस तरह से नजर आएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को कुछ वापस इस तरह से लिख दो, और अगर वापस इस तरह से लिख सकते हो तो इन दैट केस यहाँ पे ET और ये CH3 भी मेंशन कर सकते हो। कैसे सर ये कैसे लिखा? तो ये जो दोनों पार्ट है ना, दे आर नथिंग बट आइडेंटिकल, ये दोनों सेम है। कन्फर्मेशन हमारे पास जो हो गए ये दोनों तो अलग अलग कन्फर्मेशन हो गए। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज मोर स्टेबल कन्फर्मेशन, ये वाला पार्ट हमारे पास मोर स्टेबल हो गया और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, लेस स्टेबल फॉर्म हो गया। तो आपको ये पूछ सकता है कि इस कंपाउंड के लिए मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी,
ABCD 4 ऑप्शन दे देगा, तो इन दैट केस आप ये देख सकते हो कि अगर बड़ा वाला ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है तो रिपल्शन ज्यादा देगा, रिपल्शन ज्यादा देगा तो रिलेटिव स्टेबिलिटी भी जो होगी वो कम होगी। यहां देखूंगा तो रेस्पेक्टिवली क्या होगा, अब एक CS3 तो था ही सही मेरे पास, ये CS3 वाला जो पार्ट है ओबीएस सी बात है, इसका तो रिपल्शन मुझे सस्टेन करना ही पड़ेगा क्योंकि एक नए ग्रुप के साथ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा अपने को, बट ये रिपल्शन फिर भी रिलेटिवली लेस है इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट, फर्स्ट वाला कंफर्मेशन। ठीक है, अब आप ये समझो कि मैंने यहां पे ये जो मॉलिक्यूल है इसको इस तरह से कैसे बनाया। इसमें क्या किया मैंने, इसको ड्रॉ करने के लिए अभी अपन ने क्या किया, ये फ्लैप ऐसी रखी हुई है, सी दिस पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या किया, ये यहां पे मेंशन कर दिया बच्चे क्या, दिस इज नथिंग बट इथाइल ग्रुप। ठीक है, ये तो इथाइल ले लिया यहां पे अपन ने, और यहां पे एक और ले लेता हूं, दिस इज टेकन एज मिथाइल ग्रुप। अब आप बहुत ध्यान से देखो बच्चे, दिस इज टेकन टू बी टू फॉर्म्स। इसको मैंने क्या किया, 180 डिग्री ऐसे टर्न कर दिया। जैसे मैंने इसको 180 डिग्री ऐसे टर्न कर दिया तो रेस्पेक्टिवली मैं यहाँ पे इस तरह की फॉर्म को बना सकता हूं। मतलब अगर बाय द वे आपको जैसे एक चेयर बनाने में दिक्कत आई या आपने ये चेयर बनाना सीखी तो कहे कि सर ये फिर ये उल्टा वाला चेयर कैसे बनाएंगे, इसमें सारी पोजीशन दिखाने में दिक्कत आएगी। तो वैसे तो आपको बनाना आना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी चेयर का ये वाला फॉर्म लिख सकते हो, और ये वाला फॉर्म लिखने के बाद आपको केवल ये काम करना है कि एक्सियल वैलेंसी इसको इक्वेटोरियल पे डाल देना है और इक्वेटोरियल वैलेंसी को एक्सियल पे डाल देना, जैसे कि रिंग फ्लिपिंग के दौरान हुआ था। अब हमारे पास क्या है, फिर से समझ लेते हैं अपन एक बार फिर से इसको देखो बेटा, यहां पे क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट इथाइल, ये हो गया मिथाइल। ठीक, इसको मैंने क्या किया, 180 डिग्री टर्न कर दिया, मैंने फ्लिप नहीं करवाया, मैंने मॉलिक्यूल को 180 डिग्री टर्न किया है लाइक वाइज। और जब मैं इसको 180 डिग्री टर्न कर रहा हूं तो ये वाला जो ग्रुप है ना इथाइल वाला, ये हमारे पास ऐसा दिखेगा, और मिथाइल वाला जो पार्ट है वो ऐसा दिखेगा। ये आप हाइड्रोजन को हटा दो यहां से भी, राइट, तो इन दैट केस यू आर एबल टू सी दिस मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, ये इस तरह से दिखा सकते हैं। तो हम इस चेयर को इसी तरह से वापस से बना के लिख सकते हैं, बस केवल इतना सा अंतर करना है आपको कि एक्सियल वाली को इक्वेटोरियल वाली वैलेंसी कर देना और इक्वेटोरियल वाली को एक्सियल कर देना। तो उससे ये हो जाएगा कि एक चेयर से दूसरी चेयर यानी कि रिंग की फ्लिपिंग कंसिडरेट करके हमने फॉर्म बना रखी है। तो ये हुआ हमारा 1,1 डाई अल्काइल, या कह सकते हो कि 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब ये तो था 1,1 वाला पोजीशन। अब अपन चलते हैं 1,2 वाली पोजीशन के ऊपर। अब लेते हैं बेटा अपन नेक्स्ट एग्जांपल 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया दैट्स कॉल्ड 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब चूंकि मुझे ये दिख रहा है कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर दो सब्स्टिट्यूएंट दो अलग अलग पोजीशन पे लगे हुए हैं sp3 हैबिटस कार्बन के ऊपर, तो इसकी दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन या दो तरह की ज्योमेट्री हमें मिल सकती है। कौन कौन सी दो तरह की ज्योमेट्री, तो पहली वाली जो ज्योमेट्री है वो मैं कंसिडर कर रहा हूं इस तरह से, ये वाला पार्ट हो गया CS3 वेज लाइन पे और ये वाला पार्ट भी हो गया CS3 वेज लाइन पे। अब जब दोनों के दोनों मैंने यहाँ पे वेज लाइन पे लिए, लाइक बोथ द ग्रुप्स आर टेकन टू बी ऑन द सेम साइड, देन इट इज कॉल्ड एज 1,2 सिस पोजीशंस, है ना। ये 1,2 सिस डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन वाला केस हमें दे रखा है। और अगर मैं यहाँ पे इसी का दूसरा वाला ज्योमेट्री कंसिडर करूं तो ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया, लेट अस टेक दिस एज वेज लाइन, और ये वाला पार्ट ले लिया अपन ने डैश लाइन। तो ये हो गया मेरा 1,2 ट्रांस वाली पोजीशन हो गई। ठीक है, मतलब अब सिस एंड ट्रांस एक सिंपल सा ज्योमेट्री वाला पार्ट है। आप ऑलरेडी इस चीज को सुन चुके हो कि सिस कभी भी हमारे पास कोई ऐसी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाली यूनिट जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड अगर होते हैं तो उसको अपन सिस आइसोमर बोलते हैं, और अगर हमारे पास ग्रुप्स अपोजिट एंड पे होते हैं या कह सकते हैं अपोजिट साइड होते हैं तो उसको अपन ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। अब जो कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा होगा बच्चे, हम उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसके स्टेबल कन्फर्मर्स को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको यहाँ पे, तो सी दैट पार्ट, बहुत ध्यान से देखना। एक्चुअली ऐसा फ्लैट मॉलिक्यूल तो है नहीं, यहां पे क्या किया, ये मैंने एक चेयर फॉर्म को ड्रॉ किया। अब ये चेयर फॉर्म को ड्रॉ किया, मुझे क्या करना है, ये 1 और ये 2 पहली और दूसरी वाली पोजीशन के ऊपर, पहली और दूसरी वाली पोजीशन के ऊपर मुझे एक्चुअली ग्रुप को इंडिकेट करना है। थोड़ा सा और इसको इनलार्ज करके बना देते हैं सो दैट इजीली विजुअलाइज हो जाए। अब ध्यान से देखना बच्चे, मान लिया मैंने क्या किया, एक कार्बन के ऊपर जो मिथाइल है इस वाली की पोजीशन मैंने रखी एक्सियल पे, ऐसा मैंने माना। अब यहां पे रखा तो ऑटोमेटिकली जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा बेटा, इक्वेटोरियल पे। अब ये तो है एक्सियल अपवर्ड, दिस इज नथिंग बट एक्सियल अपवर्ड, अब साइड है ये। ठीक है, अगर मैं यहां पे इस वाले कार्बन की बात करूं दैट्स नंबर 2, ये पहला और ये दूसरा कार्बन,
अब सेकंड नंबर कार्बन पे अगर मिथाइल देखूंगा तो दोनों मिथाइल सेम साइड है, कहें कि सर इस CH3 को भी यहां लिख दो, तो ये CH3 यहां लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, ये यहां तो हो ही नहीं सकता, यहां तो पोजीशन ही नहीं थी इसकी। बेसिकली जो पोजीशन है वो कहां कहां पे आ सकती है, एक तो इक्वेटोरियल आ सकती है, एक एक्सियल आ सकती है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर बाय द वे इफ आई कीप द CH3 ऑन दिस साइड, तो ये CH3 हमारा यहां गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों CH3 अपोजिट एंड पे आ गए, और दोनों CH3 अगर अपोजिट एंड पे आ गए तो फिर ये सिस आइसोमर नहीं है, ये कौन सा आइसोमर हो गया? ट्रांस। तो आपको यहां पे हटाना है, और हटाने के बाद यहां पे क्या लिखोगे? H, और इधर वाले पार्ट में अगर लिखोगे तो क्या लिखना रहेगा? CH3। हमें पता है कि दोनों CH3 पैरेलल नहीं है, क्योंकि 1 2 पे तो वैसे ही पैरेलल नहीं होते। तो आप ये देख सकते हो कि 1,2 सिस अगर हमें ज्योमेट्री बनानी है विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोहेक्सेन, तो एक तो रखना पड़ेगा एक्सियल पे और एक रखना पड़ेगा इक्वेटोरियल पे, विच इज ऑल्सो अपसाइड, क्योंकि इसमें इक्वेटोरियल ये H डाउनवर्ड है, ये इसमें इक्वेटोरियल H ये डाउनवर्ड है। दोनों मिथाइल अपवर्ड है, नॉट एग्जैक्टली इन द सेम प्लेन बट बोथ आर एट द अपवर्ड पोजीशन, तो ये कहलाता है सिस। अब जरा इस वाले पार्ट को देखो साथ में, अगर आप यहां पे इसको आइडेंटिफाई करो तो इसमें क्या करोगे? सेम केस, ये मैंने रखा एक CH3 यहां पे, एक मैंने H रखा यहां पे। अब आप देखो कि ये वाला पोजीशन मैंने कौन सा माना? एक्सियल पे माना। अब ये जब एक्सियल पे माना तो रेस्पेक्टिवली मुझे सेकंड नंबर कार्बन पे मिथाइल को इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट एंड पे दिखाना है, तो मैं यहां पे फिर से वही दो पोजीशन आइडेंटिफाई कर रहा हूं। अब इन दो पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो मैंने मिथाइल को कहां रखा? डाउनवर्ड साइड। डाउनवर्ड साइड रखा तो दिख रहा है ना, एक अपवर्ड, दिस इज अप एंड दिस इज व्हाट? डाउन। तो हमारे पास यहां पे एक अपवर्ड साइड और एक डाउनवर्ड साइड अगर बना, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया 1,2 ट्रांस डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब इसमें हमें दिख रहा है कि भाई यहां पे जब हम एक्सियल पोजीशन पे रख रहे हैं R ग्रुप को, तो उसमें 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन ऑलरेडी था। कब? जब एक सिंगल ग्रुप था। अब तो यहां पे इसकी वजह से भी रिपल्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो इस हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन कर रहा होगा। सिमिलरली ये वाला जो CH3 है वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन कर रहे होंगे, तो रेस्पेक्टिवली इस मॉलिक्यूल में जो रिपल्शन की वैल्यू होगी वो डबल हो गई पहले से। तो इस केस में ये वाला पार्ट रिंग फ्लिपिंग अगर हुआ, तो मैंने अभी आपको कहा ही था कि इसको इस तरह से ड्रॉ कर लो, और इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ये आपका CH3 इधर वाली साइड पे और ये वाला CH3 आपका इधर वाली साइड पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो हो गया हमारा 1,2 डबल ए वाली पोजीशन हो गई, और ये वाला पार्ट हो गया 1,2 डबल ए वाला पोजीशन। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर हैविंग, कि अगर अपने 1,2 पोजीशन के ऊपर 2 R ग्रुप सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं, तो अगर आपको कोई से भी ज्योमेट्री नहीं दे रखी, जैसे ये कहा कि इसकी स्टेबल फॉर्म बनाओ, तो इसकी स्टेबल फॉर्म बनाओ तो अनडाउटली हमारा सबसे स्टेबल फॉर्म जो है वो ये बनेगा जो 1,2 डाई इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। और सबसे कम स्टेबल, इसी का एक और कंफर्मेशन है, वो हमारा है 1,2 डाई एक्सियल पोजीशन। ठीक है। लेकिन अगर आपको बंदा, ये कह सकते हो कि एग्जामिनर मेंशन करके दे दे कि नहीं 1,2 सिस वाली फॉर्म की ही आपको स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करनी है, तो अगर आपको 1,2 की सिस की स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करनी है, तो इन दैट केस एक ग्रुप के साथ हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। वो ये कि आपको या तो रखना पड़ेगा AE या रखना पड़ेगा EA। EA का मेरा मतलब बोलने का क्या, कि आप इसी का जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली फॉर्म से अलग एक और फॉर्म बनाओगे चेयर वाली, तो आप ये कह सकते हो कि जो एक्सियल वाली पोजीशन पे है वो इक्वेटोरियल पे कर दिया, और जो इक्वेटोरियल वाले पे था वो एक्सियल पे कर दिया। दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी द मॉलिक्यूल। ये तो हो गया हमारा AE पोजीशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो EA पोजीशन। दोनों केसेस में अगर बात करूं तो हमारे पास क्या हो गया, सेम स्टेबिलिटी है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी। इसमें अगर आप देखोगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। क्लियर है? पूरा एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। क्या हमने 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन लिया, ठीक है। दो पोजीशन के ऊपर अपन ने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। जब 2 ग्रुप लगे हुए रहेंगे साइक्लोहेक्सेन के ऊपर 2 अलग अलग पोजीशन के ऊपर, तो मॉलिक्यूल के अंदर 2 तरह की ज्योमेट्री बन सकती है। एक बन सकती है सिसोइड और एक बन सकती है ट्रांसोइड। सिसोइड का मतलब होता है व्हेन द सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, और ट्रांसोइड का मतलब होता है व्हेन द सेम ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड है, तो इस वाले केस में आपने ट्राई किया कि सर स्टेबल कंफर्मेशन बनाओ, तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे अपन ने एक ग्रुप को एक्सियल पे मान लिया, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे चला गया। अब ये अगर एक्सियल है और सेकंड कार्बन पे अगर ग्रुप देखूंगा, अगर वो भी एक्सियल होता तो दोनों एक्सियल एंटी पैरेलल हो जाते, तो फिर वो सिस नहीं रहता, वो ट्रांस हो जाता। तो जब दोनों एंटी पैरेलल पोजीशन पे है तो ट्रांसोइड हो गया, और अगर दोनों हमारे पास एक्सियल इक्वेटोरियल पे आ गए
तो 1-2 वाले केसेस में वो सिस्फाइड वाली फॉर्म हो गई। ठीक है, 4 तरह की फॉर्म अपन ने यहाँ पे बनाई, इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है। इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल डबल ई वाला हो गया, अपन ने इसको पहले पढ़ ही लिया है कि डाई इक्वेटोरियल हो गया या इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो रिलेटिव रिपल्शन होगा वो हमारा रिलेटिवली कम होगा रादर देन व्हाट दी पोजीशन द ग्रुप एट द पोजीशन ऑफ एक्सियल पार्ट। ठीक है, ये अपन ने देखा विद रिस्पेक्ट टू 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब अपन आगे चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1-3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। 1-3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में क्या है कि जैसे यहां पे अपन ने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, दैट्स नंबर 2, 1-3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। बेटा फिर से भाई सेम केस, 1-3 वाला पार्ट अगर देखा तो ये मैंने वापस से क्या किया, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ही लगाओ, हो सकता है कि यहाँ पे दोनों आर ग्रुप अलग अलग तरह के हों। अगर दोनों आर ग्रुप अलग अलग तरह के हों तो भी ये देख लेना कौन से वाले आर को कहाँ रखें जिससे कि उसके अंदर हमारा स्टेबल कन्फर्मर बने, तो हम उस हिसाब से जो है वो एडजस्टमेंट करते रहेंगे। अब जैसे 1-3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिया अपन ने यहाँ पे, ठीक बेटा फिर से वही सेम चीज 1-3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की अगर मैं बात करूं तो इस वाले पार्ट में हमारे पास सेम 2 तरह की ज्योमेट्री फिर से बनेगी। अब वो 2 तरह की ज्योमेट्री अगर बनाते हैं तो लेट्स से सबसे पहली ज्योमेट्री अपन ने वैसे ही कंसिडर करी, लेट अस टेक दिस एज, बताओ ये कौन सा वाला पार्ट है, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे 1,3 सिस आइसोमर। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे सेकंड वाली ज्योमेट्री बनाई, ये इसका फर्स्ट पार्ट ए एंड दिस इज टेकन टू बी बी। ये लिया अपन ने यहाँ पे सेकंड वाला वेज लाइन मिथाइल डैश लाइन मिथाइल, ये हो गया 1,3 ट्रांस। ठीक है, अब 2 तरह की फॉर्मेट अपन ने ले ली, सिस वाली फॉर्मेट और ट्रांस वाली फॉर्मेट। फिर से बोला कि इसका स्टेबल फॉर्म्स या स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ करो, तो अगर इसका स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ करना है तो कैसे बनाओगे इसका स्टेबल कन्फर्मेशंस, तो लेट अस टेक दिस इनटू अकाउंट। ये आपने यहाँ पे क्या किया, फिर से एक चेयर फॉर्म बनाया। अब आप क्या करो, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, जैसे इस वाली पोजीशन के ऊपर अपन ने यहाँ पे CS3 को एक्सियल पे दिखा दिया। ठीक है, अब लेट अस टेक दिस एज नंबर 1, 2, 3। ये बेटा मैंने 1 माना, मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा सो दैट आप क्या है कि विजुअलाइज इसको आसानी से कर सको। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया। थर्ड वाली पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने अपवर्ड लिया हुआ है। अब मुझे पता है कि 1,3 सिस है, सेम ग्रुप सेम साइड, तो 1-2 का तो एक्सियल एंटी पैरेलल था, लेकिन 1-3 का एक्सियल पैरेलल है। गुड, अब पैरेलल है तो रेस्पेक्टिवली यहां भी CS3 को आप अपर साइड रखोगे। दिख रहा है तुमको साफ साफ कि दोनों CS3 क्या होगा हमारे पास यहाँ पे सेम साइड आ गए। हम 1-2 वाली केसेस में जब दोनों एक्सियल रख रहे थे तो वो तो एंटी पैरेलल जा रहा था, वो ट्रांस वाली फॉर्म थी, तो फिर एक को मुझे एक्सियल पे और एक को इक्वेटोरियल पे रखना पड़ा था इन ऑर्डर टू कीप बोथ देम ऑन दी सेम साइड, है ना। अब इस केस में अगर मैं 1-3 वाला पार्ट देख रहा हूं तो 1-3 वाले पार्ट में ये हमारे पास कौन सी वाली पोजीशन पे एक्वायर हो गए, डबल है। और दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हो गई कि इस CS3 का CS3 के साथ अगर दोनों पैरेलल हो गए तो रिपल्शन की वैल्यू क्या हो गई, और बढ़ेगी। अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग कंसिडरेशन में लूं तो रिंग फ्लिपिंग कंसिडरेट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा CS3 ग्रुप और ये वाला पार्ट क्या CS3 ग्रुप। आप देख लो बेटा साफ साफ इस वाले केसेस में दोनों मिथाइल ग्रुप जो पहले हाईएस्ट रिपल्शन वाले केसेस में थे वो हाईएस्ट रिपल्शन की जगह मिनिमम रिपल्शन पे आ गए, क्योंकि दोनों का ओरिएंटेशन क्या हो गया, अपोजिट एंड पे हो गया। ठीक है, CS3 का ओरिएंटेशन अपोजिट एंड पे है, बट आप ये देखोगे कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो क्या हो गए, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल एंड पे आ गए। तो ये है तो बेटा हमारा सिस वाला फॉर्म। पहले जो डबल ए बना था 1-2 वाले में वो ट्रांस वाली फॉर्म थी। ठीक है, अब जो डबल ए बन रहा है 1,3 डाई इक्वेटोरियल, ये 1,3 डाई इक्वेटोरियल है, 1,3 डाई एक्सियल जो है वो है हमारा 1,3 सिस फॉर्म। ठीक, और अगर मैं यहां पे इसी के रेस्पेक्ट में दूसरा एग्जांपल कंसिडर करूं विच इज नथिंग बट ट्रांस, तो जरा ध्यान से देखना बच्चे, क्या इस वाले पार्ट में आपने एग्जैक्टली क्या किया, CS3 को रखा यहां पे, H को रखा यहां पे। इधर वाले पार्ट में आप क्या करोगे, ये 1, ये 2, ये 3, आपका मन करे तो आप यहाँ पे 1, 2, 3 इस जगह पे लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट यहां से विजुअलाइजेशन करना थोड़ा सा आसान होगा, इसलिए एक्सपेंस को यहां ड्रॉ कर रहे हैं। इधर हो गया H और इधर क्या हो गया CS3। अब बेटा ध्यान से देखियो, यहां पे क्या किया अपन ने, CS3 को एक अपवर्ड रखा तो दूसरे CS3 को डाउनवर्ड रखा, तो अपवर्ड डाउनवर्ड मतलब ट्रांस, अपवर्ड अपवर्ड
सिस, डाउनवर्ड डाउनवर्ड सिस, अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रांस। और इसी तरह से जब इसका वो करोगे रिंग फ्लिपिंग, तो जब रिंग फ्लिपिंग कंसिडर करोगे तो ये वाला पार्ट जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल, और जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल। अब यहां पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे AE या EA वो क्या हो गया? आइडेंटिकल, एंड दिस इज नथिंग बट 1,3 AE, दिस इज 1,3 EA। ग्रुप अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो ये देख लेना, बड़ा वाला ग्रुप जो है दैट इज ट्राई टू बी ऑक्यूपाइंग दी इक्वेटोरियल पोजीशन। क्योंकि हमें जैसे ये दिख रहा है कि एक ग्रुप के साथ तो कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो एक ग्रुप के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो हम छोटे वाले ग्रुप को वहां रख रहे हैं जिससे कि हमारे पास रिलेटिव रिपल्शन की वैल्यू कम आए। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं। 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में दो फॉर्म अपन ने बनाई, एक बनाई सिस वाली, एक बनाई ट्रांस वाली। सिस सेम ग्रुप सेम साइड, सिस वाली फॉर्म, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ट्रांस वाली फॉर्म। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ग्रुप को एक्सियल पे अज्यूम किया, एक्सियल पे अज्यूम किया तो दूसरे थर्ड नंबर पे जो ग्रुप दिख रहा है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा कार्बन, तो फर्स्ट एंड थर्ड पे दोनों एक्सियल पे CH3 दिखाने पड़े क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड दिखाना था। ठीक है, तो यहां दोनों CH3 रिपल्शन कर रहे हैं, तो इसका स्टेबल फॉर्म हमारे पास ये वाला बन गया। क्यों? क्योंकि रिंग फ्लिपिंग के दौरान तो वैसे भी एक्सियल इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो रहा है। तो AA एंड EE आर सिस फॉर्म इन विच दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म। मान लो बेटा आपको एक 4 ऑप्शन दे दे बंदा, ठीक है, और पूछे कि इनको इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर के फॉर्म में लिखो, तो आप ये लिख सकते हो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म हमारे पास यानी कि मिनिमम एनर्जी वाली फॉर्म जो है वो 1,3 डाई इक्वेटोरियल वाली होगी। क्लियर? ये मत देखना कि सर सिस तो कम स्टेबल होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। वो सिस वाली फॉर्म में भी हमारे पास दो चीजें बन रही है, एक AA वाली और एक EE वाली। जो AA वाली है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, कहीं भी कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना, सिंपल कंसेप्ट को समझ के चलो कि आपके पास साइक्लोहेक्सेन में दो ग्रुप अगर वायदे में दे रखे हैं और दोनों को ज्योमेट्री वाइज सिस या ट्रांस दे रखा है, तो पहले तो एक्सियल इक्वेटोरियल वैलेंसीज को बनाते हुए आप ग्रुप को ओरिएंटेट कर लो या ग्रुप का ओरिएंटेशन रख लो और ग्रुप का ओरिएंटेशन लिखते हुए देख लो कि वेदर वी आर ड्राइंग इट एज द सिस और ट्रांस, और ये भी देख लेना कि कब रिपल्शन मैक्सिमाइज और कब रिपल्शन मिनिमाइज हो रहा है। ठीक है, यहां पे अगर बात करो तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर देन 1, तो ये हो गया हमारा 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब मैं यहां पे एक और चेंज कर रहा हूं, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड। 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड में अगर बात करें तो अपने पास यहां पे क्या हो गया, लेट अस टेक CH3, ये हो गया अपना 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड की जगह लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सेम केस वैसे के वैसे ही, फिर से बोल रहा हूं, इसमें क्या करोगे, ड्रॉ करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए वीडियो को पॉज करो, रिपीटेशन करो, एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल देखते हुए ये देखो कि कौन से वाले पार्ट में ज्योमेट्री को किस तरह से इंडिकेट कर रखा है। 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन अगर बनाना होगा तो यहां भी बेटा वही दो केसेस हो गए। यू कैन राइट डाउन CH3 वेज लाइन एंड CH3 वेज लाइन। एक चीज और है, हो सकता है कि आपको एग्जामिनर ऐसा ना लिख के देखे, इट मे बी गिवन टू यू इन दिस वे ऑल्सो, ये CH3 ये H, ये CH3 ये H, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी कुछ नहीं, दैट इज गिवन एज 1,4 सिस आइसोमर। ठीक है, और अगर बाय द वे इसी का दूसरा वाला फॉर्म मुझे बनाने के लिए बोले तो यहां पे दूसरा वाला फॉर्म कौन सा वाला हो गया, लेट अस टेक दिस एज ऑन वेज लाइन, ये वेज पे दे दिया और ये वाला पार्ट डैश पे दे दिया। वेज और डैश अगर दे दिया तो उसको भी दिखाने का तरीका, ये आप हर तरह की ज्योमेट्री के लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि एग्जामिनर आपको यहां पे कैसे भी इंडिकेट करके दे सकता है। लिख के देगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं लिख के दे रहा तो इन दैट केस हमें यहां पे समझना पड़ेगा कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस है। ठीक है, अब हमारा टास्क आ गया फिर से कि इसका हमें स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ करना है। ये तो सिंपल आपने फ्लैट ज्योमेट्री बना दी बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के प्लेन में साइक्लोहेक्सेन लिख दिया और दोनों ग्रुप को सेम साइड और अपोजिट साइड दिखा दिया। चैलेंज हमारा वही आ गया, सेम केस, बोले से स्टेबल कन्फर्मेशन ड्रॉ करना है। तो अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर बात करूं तो सबसे पहले तो वही सेम पार्ट, ड्रॉ इट इन दिस वे। अब आपने क्या किया, ये यहां पे लिया ग्रुप, एक ले लिया CH3 अपवर्ड और ये लिया इस तरह से H। ठीक, अब सेम केस, जैसे आपने इसको अपवर्ड लिया, हमारे पास पहले तो 1,4 दिखाना है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4,
ये 2 पोजीशन हो गई, ठीक है। पहले ये बना लो आप। अब ये बनाने के बाद क्या करोगे, आपको CH3 दिख रहा है कि दिस इज टेकन टू बी अपवर्ड, एक्सियल है लेकिन अपवर्ड है, और ये इक्वेटोरियल है लेकिन डाउनवर्ड है। पैरेलल नीचे मत बना देना, 180 एंगल नहीं है। 1 2 3 4। अब फोर्थ पे अगर आप CH3 यहां रखते हो जहां मैंने फिंगर रखी, तो वो CH3 अपवर्ड हुआ कि डाउनवर्ड हुआ? वो डाउनवर्ड हुआ। कहां पे हुआ? डाउनवर्ड। अब एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड हो तो क्या वो सिसोइड फॉर्म है? क्या वो सिस है क्या? तो आंसर वो सिस नहीं है। वो कौन सी वाली फॉर्म है? ट्रांस। तो इसका मतलब यहां मुझे क्या रखना पड़ेगा? H, ये भी डाउनवर्ड, और यहां क्या रखना पड़ेगा? CH3, ये अपवर्ड है। अब ये अपवर्ड और ये भी अपवर्ड, दोनों अपवर्ड यानी कि सिस। तो इसका मतलब हो गया कि एक पोजीशन तो एक्सियल और एक पोजीशन इक्वेटोरियल। कब? जब 1,4 सिस आइसोमर ड्रॉ करना है तब। दूसरा वाला पार्ट हो गया कि जब इसकी आप फ्लिपिंग करोगे। अब आपका मन करे तो वैसे की वैसी चेयर दिखा दो, या कहे तो बोले सर ये ऐसा उल्टा करके भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। वही मैंने कहा था ना आपको कि ये वाला पार्ट, इस फ्लैप को तो नीचे ले लो, इस फ्लैप को ऊपर ले लो। तो जब ये फ्लैप नीचे लोगे तो इधर बेटा क्या दिखेगा? CH3, इधर H, इधर वाले पार्ट में क्या दिखेगा? CH3 H। और अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि इसको 180 डिग्री टर्न कर दो। जैसे इसको 180 डिग्री टर्न करोगे तो बच्चे इस वाले पार्ट में इसको आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ इट इन दिस वे। ये यहाँ पे क्या ले लिया? CH3H, और यहाँ पे क्या ले लिया? CH3, और ये ले लिया H। आइडेंटिकली है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे अगर देखूंगा तो AE लिखा या EA लिखा, दे आर नथिंग बट सेम। तो KC की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई हमारे पास? 1 हो जाएगी। फिर कह रहा हूं कि अगर बाय द वे इसमें ग्रुप की नेचर अलग अलग हो तो ये ध्यान रखना कि आपके पास जो एक्सियल AE और ये जब बनाओगे वो सेम नहीं होगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल अगर एक्वायर करता है तो दैट विल बी मोर बेटर कंफर्मेशन रादर देन दी अदर वन, ठीक है। अब यहां पे जैसे ये ले लिया तो इसको कैसे बनाएंगे बेटा जी? ये ड्रॉ कर लिया अपन ने यहाँ पे। लेट अस टेक CH3, इधर H, ये ले लिया CH3, ये H। अब देखो जरा दोनों CH3 कहाँ पे है? अपोजिट एंड पे है कि सेम साइड में है? तो ये हो गया अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड हो गया हमारे पास, दिस इज नथिंग बट 1,4 AA ट्रांस वाली फॉर्म है। और इसी को जब आपने यहाँ पे फ्लिप करके लिखा तो रेस्पेक्टिवली ये वाला जो पार्ट है CH3 डाउनवर्ड साइड, CH3 अपवर्ड साइड, हाइड्रोजन अपवर्ड डाउनवर्ड, तो 1,4 EE। विच इज मोर स्टेबल? बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल हुआ? तो हमारे पास ये वाली जो फॉर्म हो गई, दिस इज नथिंग बट मोस्ट स्टेबल, या फिर कह सकते हो मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स। KC की वैल्यू अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे? दैट इज नथिंग बट मोर देन 1। यहाँ पे अगर KC लिखा था तो क्या लिखा था? दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमने देख लिया कि अगर 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है तो बेसिकली उसको दो ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट में, सिस और ट्रांस ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट में कहां पे लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को और बढ़ाएंगे, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को और बढ़ाने के साथ साथ ये फाइंड आउट करेंगे कि उनका स्टेबल कन्फर्मेशंस कैसे देखना है। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट विद मोर सब्स्टिट्यूएंट और डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब अपन फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी यूज करेंगे इसके अंदर। सो लेट्स सी दोस एग्जांपल्स। बेटा कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, लिखा हुआ है ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशंस फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, है ना। अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स अपन यहाँ पे लिखे हुए हैं। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स लगा रखे हैं और उनकी ज्योमेट्री अलग अलग तरह से मेंशन कर रखी है। जैसे पहला एग्जांपल जो है वो है हमारे पास यहाँ पे 1-ethyl 2-methyl साइक्लोहेक्सेन। अब 1-ethyl 2-methyl साइक्लोहेक्सेन में जो देखेंगे तो ये है हमारे पास 1,2 सिसोइड ज्योमेट्री, है ना। ठीक है, अब अगर इसका स्टेबल फॉर्म बनाना है, सबसे पहले तो क्या करना है बेटा, ये मैं तुम्हें जो एग्जांपल लिख रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन ऑल दोस एग्जांपल इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में सारे एग्जांपल नोट करो। एग्जांपल नोट करके जो कॉन्फ़िगरेशंस और जो कन्फर्मेशंस पहले बनाने बताए हैं कि कौन सा वाला सिस होता है, सिस के अंदर एक्सियल, इक्वेटोरियल या AA किस तरह से बनते हैं, वो सारी पोजीशंस को या उनको रिवाइज करते हुए आप इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि आपके पास क्या है, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस में देखना है कि इनके अंदर रिपल्सिव इंटरेक्शन हो रहा है या अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस हो रहा है। ठीक। अब इसमें ये एग्जांपल्स करने के बाद जो मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूं तुमको, उन सॉल्यूशंस को अपने आंसर्स के साथ टैली करके देखना। ठीक है, ओके। अब अपने पास क्या है, जैसे सबसे पहला एग्जांपल ये हो गया 1-ethyl 2-methyl साइक्लोहेक्सेन। ठीक,
अब 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, दोनों सेम साइड पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया रिक्वायरमेंट कि हमारे पास मैंने यहाँ पे क्या किया, वही चेयर वाली फॉर्म बना दी और 1 और 2 पोजीशन है। तो पहले 1 और 2 पोजीशन के हिसाब से क्या किया, वही एक्सियल इक्वेटोरियल वाली वैलेंसी को मेंशन कर दिया। अब एक्सियल इक्वेटोरियल वाली वैलेंसी को मेंशन कर दिया, मैं अगर यहाँ फाइंड आउट करूं तो मेरे पास सबसे पहले तो ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, मैंने इस वाली पोजीशन पे एक मिथाइल दिखाया और यहाँ पे H दिखाया। तो जब मैं यहाँ पे CH3 और H को अगर शो कर रहा हूं तो रेस्पेक्टिवली मेरे पास ये तो एक्सियल वाली पोजीशन हो गई और ये वाला इक्वेटोरियल हो गया। अब सेकंड नंबर मतलब जो एडजेसेंट पोजीशन है, उस एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर अगर मान लो मुझे इथाइल को शो करना है जो कि सेम साइड है, तो इथाइल को अगर मैं यहाँ डाउनवर्ड लिखता हूं तो डाउनवर्ड अगर लिखता हूं तो मिथाइल और इथाइल दोनों अपोजिट एंड पे आ जाएंगे, दोनों अपोजिट आ जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास ये सेम साइड नहीं हुए, ये अपोजिट साइड हो गए। और सिमिलरली अगर बाय द वे अपन यहाँ पे हाइड्रोजन को लेट्स से इक्वेटोरियल दिख रहे हैं, है ना, दिस इज डाउनवर्ड, और यहाँ हाइड्रोजन को अगर इक्वेटोरियल अपवर्ड कर देंगे तो इक्वेटोरियल डाउनवर्ड अपवर्ड अगर कर देंगे, इसका मतलब है कि ये ट्रांस वाली ज्योमेट्री हो जाएगी। अब इसमें अगर CH3 अपन ने रखा हुआ है एक्सियल पे, तो यहां पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, इथाइल ग्रुप, ठीक है, ये एक्सियल अपवर्ड और ये इथाइल अपवर्ड, इक्वेटोरियल अपवर्ड, तो एक्सियल इक्वेटोरियल। इसमें दूसरी ज्योमेट्री भी पॉसिबल है। अब कैसा, वो क्या, कौन सी वाली कॉन्फर्मेशन पॉसिबल है, तो वो दूसरी वाली जो पॉसिबिलिटी हो गई हमारे पास, वो ये इस तरह से हो गई कि मिथाइल वाले पार्ट को तो अपन ने लिख दिया इक्वेटोरियल पे और इथाइल वाले पार्ट को बना दिया अपन ने यहाँ पे, जो फ्लिपिंग के थ्रू हो रहा होगा। अब आप देख के बताओ बेटा इन दोनों में से कौन सा वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। इफ आई ड्रॉ फॉर दिस कंपाउंड, तो ये बताओ कि इसमें से कौन सा वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। इथाइल को इक्वेटोरियल पे रखना ज्यादा बेटर है या फिर इथाइल को एक्सियल पे रखना ज्यादा बेटर है। अगर हम एक्सियल पे रखेंगे तो रेस्पेक्टिवली इसका साइज बड़ा होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है हमारे पास वो तो हो जाएगा लेस स्टेबल, और ये वाला जो पार्ट होगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारा मोर स्टेबल। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी दैट कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वाला ग्रुप कहां पे रखना है। अब जैसे एक और डिमांड आ गई बच्चे, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारे पास उसको देखो बनाने के लिए। अब ये जो ग्रुप है हमारे पास उसको कैसे बनाओगे तुम, यहाँ पे वही सेम पार्ट, सबसे पहले चेयर वाली फॉर्म बना दी बच्चे। अब इस चेयर वाली फॉर्म में क्या किया, दिख रहा है ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, बोथ हैज बीन रिटन इन व्हाट, अबव द प्लेन। अगर ये अबव द प्लेन है यानी कि दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो दोनों हाइड्रोजन हमारा बिलो द प्लेन होगा। दैट मींस 1-3 सिस ज्योमेट्री बनाने को बोल रहा है। पहले 1-2 सिस था तो वो AE या EA वाला पार्ट एक्वायर होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो AE या EA, ये AE और EA मतलब मैं रिलेटिव पोजीशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मैंने नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया। नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगे तो यहाँ पे ले सकते हो कि ये वाला पार्ट तो आपका इक्वेटोरियल है, ये वाला पार्ट एक्सियल हो गया। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे लोगे तो ये एक्सियल हो गया और ये इक्वेटोरियल हो गया, तो AE या EA दैट्स 1,2 सिस ज्योमेट्री। अब इसी में अगर यहाँ पे 1,3 देख रहे हैं तो तुम्हारे पास एक तो ये ऑप्शन हो गया कि आइसोप्रोपाल को यहाँ पे और मिथाइल को यहाँ पे रखेंगे। अब आइसोप्रोपाल मिथाइल अगर दोनों तुमने सेम साइड रख दिया तो इन दैट केस ये तो हाईएस्ट रिपल्शन वाला केस बन जाएगा। तो इसको अगर बाद में मैं फ्लिप करके लिखूं तो फ्लिप करके लिखूंगा तो कहाँ लिख सकता हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लिख दो, एक तरफ मिथाइल कर दो और एक तरफ आइसोप्रोपाल कर दो। तो अब देख के बता दो कौन सी वाली ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबलाइज हुई, जब दोनों हाइड्रोजन एक्सियल पे हैं या जब दोनों हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे हैं। तो दोनों हाइड्रोजन जब इक्वेटोरियल हैं तो दोनों अल्काइल ग्रुप एक्सियल पे लेने पड़ेंगे। दैट मींस ये वाला फॉर्म हमारा क्या हो गया, लेस स्टेबल, और ये वाला फॉर्म हमारा क्या हो गया, मोर स्टेबल। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी दी फॉर्म्स, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया बनाने का। अब आ जाते हैं बेटा 1,4 पे। फिर से ये देखा 1,4 सिस, तो 1,4 सिस वाले की अगर मैं बात करूं तो 1,4 सिस किस तरह से बनेगा, अगेन दो पोजीशन यहां लिख दिया, ये 1 और ये 4th वाली पोजीशन। आप क्या करो, पहले जो रिलेटिव पोजीशन है ना उसके ऊपर एक्सियल इक्वेटोरियल दिखा दो। अब आप ये देखो कि अगर बाय द वे आपने यहाँ पे CH3 को यहाँ रखा, CH3 को अगर यहाँ रखा तो 1 2 3 4, मैं यहाँ पे ये जो जहां मैंने फिंगर रखी हुई है इस वाले पार्ट पे टर्शियोपिटल दिखाऊं। अगर मैं टर्शियोपिटल दिखाता हूं तो दोनों अपोजिट एंड पे हो जाएंगे, अपोजिट साइड। सिमिलरली यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट हो जाएंगे, दैट इज ट्रांस वाली ज्योमेट्री। बनाना कौन सा है, सिस। अब सिस बनाना है तो obvious सी बात है टर्शियोपिटल ग्रुप को यहाँ शो करो तो H अपने आप यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट मोर स्टेबल फॉर्म। अगर आपने उल्टा काम कर दिया, लाइक इन द सेंस ये वाला जो टर्शियोपिटल ग्रुप है इसको एक्सियल पे दिखा दिया और ये CH3 को इक्वेटोरियल पे दिखा दिया, तो फिर मॉलिक्यूल के अंदर या उस कन्फर्मेशन के अंदर रिपल्शन जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। आ जाते हैं बेटा 4th वाले पार्ट के ऊपर। आई होप सो दैट्स वेरी सिंपल केस है ना,
कुछ नहीं करना, सीधा सा पार्ट है कि अगर आपको कोई ज्योमेट्री मेंशन कर दी तो ये देख लेना कि कौन सा वाला ग्रुप कहां रखने से ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन बन रहा है। बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल पे रहेगा तो ज्यादा बेटर है, छोटा ग्रुप अगर एक्सियल पे है तो दैट इज मोर बेटर। लेकिन अगर बाय द वे हमारे को किसी न किसी एक ग्रुप के साथ कंप्रोमाइज, दोनों इक्वेटोरियल पे हो तो दैट इज मोर बेटर। लेकिन अगर बाय द वे हमारे पास दोनों के दोनों ग्रुप ऐसे दे रखे हो रिलेटिव पोजीशन वाइज कि हम उनमें से एक ग्रुप को हमें एक्सियल पे रखना पड़ रहा हो, तो फिर रेस्पेक्टिवली आप ऐसा करो जिससे कि रिलेटिव रिपल्शन की वैल्यू मिनिमाइज हो सके। अब जैसे बेटा आ जाओ यहाँ पे, ये अपन ने लिया 3-फ्लोरो-साइक्लोहेक्सेनोल, 3-फ्लोरो-साइक्लोहेक्सेनोल ले लिया। अब इसमें दिख रहा है 1 और 3 वाले पार्ट पे F और OH दोनों सेम साइड है, सेम साइड है, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, दिस इज हैविंग बोथ द हाइड्रोजन्स आर ऑन द सेम साइड, यानी कि ये भी 1,3 सिस वाली पोजीशन हो गई। अब अगर इसको शो करना है तो ध्यान से देखना बच्चे कि अगर इफ आई कीप द OH ऑन द एक्सियल पोजीशन एंड सिमिलरली द F इज आल्सो ऑन द एक्सियल पोजीशन, तो ये जो OH का हाइड्रोजन है वो F वाले पार्ट के साथ हमारे पास क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका डाई एक्सियल पोजीशन ज्यादा स्टेबल होगा। इस वाले पार्ट में जब देख रहे थे जो डाई एक्सियल पोजीशन था, ये जो एग्जांपल लिया था अपन ने नंबर 2 पे, ये डाई एक्सियल खराब था, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन है, दोनों एक दूसरे को स्टेरिक रिपल्शन दे रहे हैं। यहां पे अगर देख रहा हूं तो दोनों के बीच में हमारे पास क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हो रहा है। अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर बाय द वे इन दोनों को अब तुम यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखोगे तो ये इंटरेक्टिव इंटरेक्शन जो मतलब जो इनका अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो वहां पे अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो रेस्पेक्टिवली ये डबल ए वाला जो पोजीशन है 1,3-AA इज मोर स्टेबल देन 1,3-EE इन द गिवन केस 3-फ्लोरो-साइक्लोहेक्सेनोल, राइट। ओके, अब बेटा मैंने क्या किया, 3 ग्रुप लगा दिए। अब 3 ग्रुप लगा दिए, एक तो दे दिया रिलेटिव थर्ड वाली पोजीशन पे क्लोरीन और एक दे दिया थर्ड वाली पोजीशन पे मिथाइल वाला ग्रुप, ठीक है। नॉमेनक्लेचर अगर मैं करूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 3 पे तो क्लोरो है, 3-क्लोरो-5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, ये वाला पार्ट बना हुआ है। और ज्योमेट्री वाइज हमें दे रखी है कि OH और Cl दे आर ऑन द सेम साइड, और मिथाइल जो है वो डैश पे दे रखा है, यानी कि वो इसके ट्रांसफाइड वाली फॉर्म के अंदर है। तो अगर मुझे इस वाले ग्रुप को ड्रॉ करना होगा लाइक वाइज, तो उसको बनाने के अपने पास इस तरह के फॉर्मेट हो गए। क्या किया, सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पे OH दिखा दिया, यहाँ पे क्या किया, Cl दिखा दिया, 1-3 बोथ आर सिस, है ना, ये दोनों एक रेस्पेक्ट में सेम साइड लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन को मुझे सेम साइड करना है टू मेक दी 1,3 सिस। अब ये हो गया हमारे पास दोनों सेम साइड वाले ग्रुप, तो ये एक्सियल वाले ग्रुप ले लिए यहाँ पे। अब 1, 2, 3 इसके रेफरेंस में यहाँ पे 3 नंबर मिथाइल वाला पार्ट डैश लाइन पे है। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल को भी ऊपर रखता हूं तो ये H वाला पार्ट यहाँ जाएगा, तो ये तो हो गया गलत। तो इधर क्या करोगे, हटाओ उसको, इधर H करो और इधर वाले पार्ट पे क्या करो, CH3 वाला पार्ट, बेस्ट हो गया। कैसे, जो बड़ा ग्रुप था जिसकी वजह से रिपल्शन हो सकता था वो वाला ग्रुप तो चला गया हमारे पास, क्या, दैट इज ऑन दी लोअर साइड, मतलब इक्वेटोरियल पे चला गया, और जहां पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है वो दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम साइड। तो रेस्पेक्टिवली इसमें अगर अपन देखेंगे तो ये दोनों तो डबल ए पोजीशन पे आ गए, दिस इज नथिंग बट एट दी ए पोजीशन, ये भी एक्सियल हो गया, ये वाला पार्ट भी एक्सियल हो गया, और ये वाला पार्ट हमारा इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है। अगर बंदा तुमको ऐसे दे कि यहाँ पे किसी की भी ज्योमेट्री नहीं बनानी हो, लाइक इन द सेंस, अगर बाय द वे इसने सिंपल ऐसे लिख दिया कि लाइक 3 ग्रुप ऐसे दे दिए और कहा कि इसका स्टेबल फॉर्म दिखाओ, तो फिर आपके पास आराम से अल्टरनेटिव है कि आपका मन करे तो आप सिस वाला बना लो या ट्रांस वाला बना लो, जो ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन बना के दे वो वाला देख सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे आपको ज्योमेट्री मेंशन कर रखी है, लाइक ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इस तरह से सिस और ट्रांस अगर दे रखा हो, सेम साइड अपोजिट साइड दे रखा हो, तो फिर उसके हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि इट शुड बी केप्ट टू विच पोजीशंस। अब आप मर्जी से एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं लिख सकते, आपको रिलेटिवली देखना पड़ेगा कि 1,3 सिस है, 1,3 सिस है, 1,3 सिस है, तो ये तो डबल ए, डबल ई या ट्रिपल ए, ट्रिपल ई वाला केसेस बना के रखोगे, ठीक है। अब यहां पे ये जो एग्जांपल्स है ना हमारे, तो ये एग्जांपल्स हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर कोई ज्योमेट्री हमें 3D में दे रखी है, सिस या ट्रांस दे रखा है, तो उसके हिसाब से ही आपको कंफर्मेशन ड्रॉ करना है। और अगर बाय द वे ग्रुप कहीं नहीं दे रखा, स्ट्रक्चर दे रखा 2D वाला, तो फिर जो बेस्ट पॉसिबल कंफर्मेशन बन सकता है आप उसको ड्रॉ कर सकते हो विद रेफरेंस टू द गिवन क्वेश्चंस।